हेलो एवरीवन। तो आज हम यूपीएससी मेंस 2023 जीएस पेपर 3 में जो एनवायरनमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक आता है उसको मैं डिटेल में सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन हम उस नज़रिए से देखेंगे कि जब एग्ज़ाम सामने आता है उस समय हम क्या क्या लिख पाएंगे। ये नहीं कि ज़्यादा खूब सजा के और ये कर सकते थे हम वो कर सकते थे, नहीं। मैं एज अ लर्नर वहाँ बैठ के हम किस तरह से निर्णय लें, कैसे हम इन सब चीज़ों को टैकल करें, उन सब चीज़ों को अपने को सोचना है। वैसे हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहना। ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा लेकिन सारी चीज़ काम की बता दूंगा। तो सबसे पहले बात है, क्वेश्चन था डैम फेल्यूर का। ये बात ठीक है, हमें पता होता है कि हर साल एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आना है। तो आप सीधी सी बात इमेजिन करिए कि इंडिया में डिज़ास्टर प्रोन की कहानी यदि देखें तो नेचुरल एस्पेक्ट में यदि आप देखोगे ना, तो क्या है नेचुरल एस्पेक्ट में, या तो सुनामी का कहर आएगा या साइक्लोन का कहर आएगा, क्लाउड बर्स्ट हो गया। लेकिन ये कुछ मैन मेड कैटेस्ट्रॉफिक था इस बार। मतलब ये कि जब हम डिज़ास्टर को शुरू में ही पढ़ते हैं तो दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं कि कोई भी आपदा दो कारणों से आ सकती है, एक नेचुरल लेवल पे और एक मानव जनित। उसमें ये इस बार इन्होंने थोड़ी सी छलांग लगाई है। इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में हमें जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, चाहे फिर वो बायोलॉजिकल डिज़ास्टर भी क्यों ना हो, उन सब चीज़ों से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात तो आपको वेबसाइट पे जाना है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। उस पर आप ये देखिए कि किन किन डिज़ास्टर्स के नेशनल प्लान बने हुए हैं, और हर नेशनल प्लान जिन जिन डिज़ास्टर्स के बने हैं भारत में, मतलब वहाँ की संभावना है। कभी भी कई बार ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो जिसका कोई रिलेशन जो है सरकार के पास ही नहीं हो, जिसका सोल्यूशन, तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो उसका एक प्रॉपर नेशनल प्लान है, एक योजना होती है। जिन जिन आपदाओं की योजना उनके पास अवेलेबल है, एटलीस्ट वो हमें उनका कम से कम पढ़ना है। यदि स्पेशली बात करूँ सेल्फ लर्निंग, यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना। सिमिलर पीवाईक्यू भी ऐसा ही था। तो क्वेश्चन था कि डैम फेल्यूर जो है आर ऑलवेज कैटास्ट्रॉफिक स्पेशली ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड। जब विस्फोट मतलब फट जाता है डैम पूरा, तो नीचे नीचे वाले लोगों को, जैसे केरला वगैरह में कई बार कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। अब डैम फटे, डैम टूटे या तो ओवरफ्लो हो जाए, तब भी दोनों में नुकसान तो प्रलयकारी होते ही है वो। तो परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति में भारी नुकसान पहुंचता है। बांधों की जो विफलता है उसके विभिन्न कारणों की बात कर, देखो मेन चीज़ है वो कॉजेज़ पूछ रहा है यहाँ पे, कॉजेज़ के बारे में पूछ रहा है। ये बात याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन अपने को मिल गया। फिर कुछ दो एग्जाम्पल की बात कर रहा है वो, ठीक है। अब इसमें कहीं एक तो ऐसा भी नहीं लिखा है कि पूरा आपको जो है इंडिया का ही बताना है, तो एक आध एग्जाम्पल आप बाहर का भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब पहले भी इन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, समस्या वाला वो क्लाउड बस्ट का था। लेकिन मेन डिफरेंस मैं आपको समझा चुका हूँ कि यार इस बार जो क्वेश्चन था वो मैन मेड की तरफ था, कि कुछ गलतियाँ हमसे भी होती हैं इस तरह से। तो सबसे पहले तो डैम फेल्यूर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड रिलीज़, ये कीवर्ड होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में आप फील करो कि डैम जब टूट रहा है तो उस चीज़ को आप देख के क्या लिखोगे। तो जो आपके दिमाग में आता है उसको आपको बस डिफाइन करना है, ठीक है। कि एक डैम एक रिजर्वायर है। कई बार स्ट्रक्चरल फेल्यूर्स के साइड से या ओवर ज़्यादा जब दबाव आ जाता है तो संरचनात्मक कारण हम ये मान के चलते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल फेल्यूर जो होते हैं, ठीक है। बॉडी में हम लोग ना इसमें क्या लिख सकते थे कि भाई एक तो अचानक तेज़ बाढ़ आ जाए, मतलब बहुत तेज़ पानी आ जाए, ठीक है, या अचानक या अनियंत्रित रूप से जिसको हम कह सकते हैं जल एकदम छोड़ दिया जाए। या कई बार क्या होता है बड़े सडन रिलीज़ के साथ आता है, वेग जो है उच्च वेग के साथ कहीं से जल आ गया, बड़े स्तर पर पानी भर दिया, उम्मीद से ज़्यादा मतलब कैपेसिटी फुल कर दी। तो ऐसे कुछ बेसिक कारण भी आ सकते हैं। नेचुरल के साथ दूसरे जैसे भूकंप भी आ गया तो उस दौरान भी फेल हो जाते हैं, तो वो कॉज की बात कर रहा है वो, तो आप वैसा भी डिवीज़न कर सकते थे। उसके बाद में एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है उनके द्वारा एक एफिडेविट भी फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि भाई द रोल ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द उत्तराखंड डिज़ास्टर। उसमें यह था कि जो मैक्सिमम डैमेज साइट्स थी, जो डिज़ास्टर एरियाज़, उन्हीं क्षेत्र में सब कुछ बनाए गए थे, और सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ था वो जो डाउन स्ट्रीम रीजन्स थे वहाँ पर थे। तो वहाँ से भी मतलब ये कॉन्टेक्स्ट पहले भी उठ चुका है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो एक आध ये स्टडी, अब देखो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको याद आए, ये तो अब मैं आपको समझाने के लिए कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि कई बार ऐसी न्यूज़ भी आए तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, मतलब अब नहीं आ रहा है याद, अभी ऐसे कोई सपना भी नहीं आएगा ना एकदम कि नहीं यही लिख के आओगे तो ही नंबर मिलेगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। कॉजेज़ में लेकिन आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि ये मेन बॉडी है सर, यही पूछा है तो अच्छे से बताना पड़ेगा कि भाई फाउंडेशन में डिफेक्ट है, ठीक है, बुनियाद जो है उसमें ही दोष आ गया, उसमें ही नहीं समझ में आ रही चीज़ें, मतलब डैम की जो इंस्टेबिलिटी, आसपास का जो डैम है वो धीरे धीरे पानी जो है वो रिसने लगा, फिर जो है स्थिरता आ गई, फिर कई बार प्रेशर आ जाता है, सीपेज आ जाता है। जैसे काशी रिवर जो थी, कोसी रिवर जो थी, उसके किनारों पर वो एक इशू जो जनरली क्रिएट हुआ था, तो 2008 की बात है। तो इस चीज़ के बारे में आप लोग कोसी रिवर के बारे में इसमें बता सकते हैं, ठीक है, इफ़ यू वांट टू, मतलब लगे तो आपको।
उसके बाद मतलब वो इसलिए थोड़ा सा नुकसान हुआ था, जो उसके किनारे थे वो स्ट्रक्चरल रूप से सही नहीं थे। ओवर टॉपिंग हो गई, मतलब सीधी सी बात है कि जो एक तरह से जो स्लोपिंग वाला जो पैटर्न है वो कंपेरेटिवली सही नहीं था। इट मीन्स दैट कि जो जहाँ से वाटर नीचे की तरफ आ रहा होता है उसका भी यदि कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं होगा तो भी कई बार जो है ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज़ के कारण ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। धरोई डैम में जब ज़्यादा बारिश हुई थी तो एकदम जल का स्तर बढ़ा, गुजरात की बात हो रही है, उस समय काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हो गया था। तो फिर क्या होता है, ऐसे टाइम पे पानी जो है बड़े स्तर पे बह जाता है बिना टूटे भी कई बार, जैसे केरला वगैरह में आप देखोगे तो वहाँ एक स्थिति है। तो ओवर टॉपिंग वगैरह भी आप इसमें कह सकते हो। इसके बाद में सिल्टेशन, कई बार क्या होता है मिट्टी इतनी भर जाती है कि फिर ओवरलोडिंग हो गई, ठीक है। कई बार नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे मैं आपसे कह रहा था भूकंप आ गया, ऐसी जगह पे बना हुआ है डैम की जहाँ भूकंप वगैरह आ सकते हैं। देखो कई बार मजबूरियाँ भी रहती हैं। अब वैसे ही हिली एरियाज़ में बना है, हिली एरियाज़ वैसे भी भूकंप के लिए काफ़ी ज़्यादा वो रहते हैं। अब पानी कहाँ से दोगे आप उनको, तो पानी देने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो डैम वगैरह भी बनाना पड़ता है, वहाँ ज़रूरत भी होती है, बेसिक नीड है, लोगों का भी ध्यान रखना है, तो बड़ा एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। उसी दौरान बीच में कुछ ऐसी घटनाएं फिर घटित हो जाती। लेकिन एक चीज़ है जिस पे ध्यान दिया जा सकता है, प्रॉपर मेंटेनेंस वगैरह हम लोग कर सकते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर समय से। यदि पर वो पुअर हो जाता है, कई बार काफ़ी समय हो गया है, कई बार ऐसे ब्रिजेस हम लोग देखते हैं, तब फिर प्रॉब्लम आती है। तो पुअर मेंटेनेंस वही है कि यहाँ पर एक वो अपने आप में बन सकता है। इसके बाद में ओवरऑल फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया, अतिक्रमण हो गया। अब एक दूसरे नज़रिए से भी सोचो कि एक डैम फटता है, ठीक है, उसका सारा पानी बहता है, लेकिन एक भी लोगों तक नहीं पहुंचा, वो वहाँ कोई लोग रह ही नहीं रहे थे, तो वो एक डिज़ास्टर का रूप थोड़ा सा कम लेगा, समझने वाली बात है। तो जनसंख्या यदि हमें लग रही है, कभी डाउट भी लग रहा हो, तो इंस्टेड ऑफ फिर डैम की जगह आप जो निचले स्तर के जो लोग हैं उनको आप, जो मतलब जहाँ पर डाउन स्ट्रीम में लोग रह रहे हैं, निचले स्तर पे जहाँ पानी पहुँच रहा है वहाँ लोग रह रहे हैं, उनको रिहैब कर दो, उनको एक अल्टरनेट साधन दे दो, उनके लिए अलग व्यवस्था करा दी जाए। तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एग्जांपल्स ऑफ डैम फेल्यूर में आप जो अभी रिसेंट वाला था लीबिया वगैरह का भी वो भी दे सकते थे, भारी बारिश बाढ़ वगैरह। और उसके बाद नहीं तो हमारा जो मशहूर डैम फेल्यूर हुआ था ये गुजरात वाला, मोरबी वगैरह के रीजन में, वहाँ का भी आप एग्जांपल दे सकते थे। या आपको XYZ और कोई ऐसा लग रहा हो, कोयना वगैरह का भी लग रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कंक्लूजन में डेफिनेटली हमें रिस्क रिडक्शन की बात है। यहाँ पर रिस्क रिडक्शन क्या, अब डैम तो बने हुए हैं, तो वही मैं जो आपसे बात कर रहा था, उसकी मॉनिटरिंग, उस पर मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ें, तो रिस्क रिडक्शन का हमेशा काम करना होगा हमें, ठीक है। उसकी एक प्रॉपर मैपिंग बनानी होगी, प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को संभालना होगा। नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी भी है, जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, इसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। डैम रिहेबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इसका भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसे 2-3 चीज़ों से आप आंसर को एंड कर पाएंगे। अब बात आती है, 2 मिनट आपका समय लूँगा, अनअकैडमी पर आप अपनी जो तैयारी कर सकते हैं, कर ही रहे हैं आप यूट्यूब के माध्यम से, स्पेशल क्लास के माध्यम से, लेकिन आप कंप्लीट तैयारी भी कर सकते हैं। पूरा सारा सिलेबस आपका इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब नेक्स्ट ईयर वाले जो लर्नर्स हैं, मान के चलना उनके लिए अब ये लास्ट बैच है अनअकैडमी का, क्योंकि 6 महीने रह गए हैं मान लो, और फिर हम आपको पूरा प्रीम और मेंस का वादा करें तो वो भी गलत है। 9 महीने एक आखिरी टाइम होता है कि जहाँ पर आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि अब 1-2 महीने बाद फिर या तो प्रीलिम्स ही पढ़ना आप। तो अब ये चीज़ है कि 9 महीने का आपको जो है एक बैच मिल रहा है, जो 9 महीने में एंड हो जाएगा प्रीलिम्स मेंस के लिए, और साथ ही साथ 3 महीने का एडिशनल बेनिफिट भी आपको मिलेगा, एक्सटेंशन भी मिल रहा है। बाकी सारी चीज़ें जो प्लस में बेनिफिट आपको मिलता है सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी लिंक आपको नीचे मिलेगी। कोड मेरा सबको पता है, यू कैन यूज़ द कोड SGYT10, उसका आप इस्तेमाल करें। ये मेरी फ़ोटो के नीचे भी आपको दिख रहा होगा SGYT10। इसके बाद में आप टेस्ट भी दे सकते हैं, स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, फ्री प्रीपेड रिचार्ज वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल्स हैं, गिफ्ट वाउचर्स वगैरह हैं। इस बार 24 सितंबर को इसको मिस ना करें, ठीक है। तो सभी लोग ज़रूर दीजिएगा इस टेस्ट को, सारी लिंक नीचे मिल जाएगी। ये एक्सटेंशन ऑफ़र फ़िलहाल अभी चल रहा है, 9 महीने के साथ 3 महीने, 12 महीने वाला भी यदि कोई ले रहा हो, उसके बाद में 2 साल का कोई ले रहा हो, तो 1 साल का पूरा बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं, जो कि सितंबर 23 तक लास्ट है। इसका कोड आपको पता है, SGYT10 का इस्तेमाल आप लोग करें। अब बात आती है ऑयल पोल्यूशन की। अब ऑयल पोल्यूशन वाला क्वेश्चन था, इसके सीधे सवाल हैं कि देखो क्या होता है, क्या इसके इम्पैक्ट हैं, और कैसे पर्टिकुलरली ये भारत जैसे देश के लिए एक तरह से सही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा 2 मिनट का पॉज लेके और अपने आप को सोचना और फिर इस आंसर को लिखना, जल्दबाजी में मत करना, थोड़ा सा आप समय दोगे तो बन जाएगा आप लोगों से। तो भाई नॉर्मली पहले नेशनल वाटर पॉलिसी को लेकर ऐसे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उसमें रिवर वाटर पोल्यूशन को लेकर बात करी थी। अब इन्होंने इस बार क्या करा, पहले वाले
क्वेश्चंस को आप देखोगे तो आपके पास मौका था कि आप मल्टीपल चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन इस बार उसने आपको बांध दिया है कि आपको ऑयल पोल्यूशन के बारे में ही लिखना है, ठीक है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन की सीधी कहानी है कि पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि ऑयल पोल्यूशन क्या। तो जो भी पेट्रोलियम बेस्ड होता है या कोई भी हाइड्रोकार्बन बेस्ड अलग अलग तरह के ऑयल, यदि वो ओशियन, रिवर, लेक्स, ग्राउंड वाटर में पहुंच जाते हैं तो वो एक ऑयल स्पिल, ऑयल पोल्यूशन बोला जाएगा। कई बार ऑयल पोल्यूशन को ऑयल स्पिल मान के छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ समुद्रों के आसपास रहेंगी चीज़ें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इन सभी लर्नर्स को सबको आपको ध्यान रखना है कि वो ऑयल पोल्यूशन पूछ रहा है, फिर मतलब वो कहीं भी हो सकता है। एंड ये बात आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी ही पड़ेगी कि भाई ओशियन में, रिवर में, लेक में, ग्राउंड वाटर में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब नॉर्मली अब किसके द्वारा हो सकता है, तो उसका सोर्स भी मैं बता दूँ। ऑयल टैंकर है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डिस्पोजल ठीक से नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर ये धीरे धीरे क्या होता है कि ओवरऑल लोकल वाइल्ड लाइफ या जो फिशिंग के लिए जो डिपेंडेंट रहते हैं उन लोगों के साथ बड़ी समस्या आ जाती है। तो एक स्टार्टिंग में आपने बता भी दिया ऑयल पॉल्यूशन क्या है, किससे हो रहा है और क्या दिक्कत आ रही, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया। अब बात कर रहा है वो इम्पैक्ट। अब अलग अलग जगह पे आप इम्पैक्ट बता सकते हो, तो इम्पैक्ट ऑन मरीन इकोसिस्टम, क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है, ध्यान से सुनना। कंट्री लाइक इंडिया के रिस्पेक्ट में भी आप आंसर ले जा सकते हो और ओवरऑल मरीन इकोसिस्टम में दो चीज़ें उसने पूछी हुई है, ठीक है। तो मरीन इकोसिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ओवरऑल आपको पता है कि यार ऑयल टॉक्सिकेशन जब बढ़ता है तो पूरे मरीन लाइफ की जो हेल्थ है उस पर सवाल उठेगा। उनके इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, हार्ट, रेस्पिरेशन रेट्स कम हो जाएंगे, समस्या आएगी, ठीक है। इनका रिप्रोडक्शन ग्रोथ जो है वो उस पर बात आ जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ जो है ओवरऑल कई बार यदि लंग्स वगैरह में चला गया डॉल्फिन्स वगैरह के, तो वो फिर उतना ही ज़्यादा जो है समस्या उत्पन्न करेगा। मतलब यदि कोई एक फिश पे डिस्ट्रप्शन हो रहा है, एक तरफ बायो मैग्निफिकेशन एक्यूमुलेशन हो रहा है, जैव संवर्धन आवर्धन हो रहा है, तो मान के चलना कि फिर ये फूड चेन पे चली जाती हैं चीज़ें, खाद्य श्रृंखला पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि बेसिक जू प्लैंक्टन इम्पैक्ट कर गए यदि, तो बाकी सारी चीज़ फिर फूड उसमें चला जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में कई बार तेल का जब आवरण चढ़ जाता है तो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी रुक जाती है, ऊपर तेल ऊपर जाता है। अब फिर क्या होता है कि ऊपर आ गया तो अब सनलाइट ही नहीं पहुंचेगा, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी नहीं होगी, कई बार ऑक्सीजन की डिमांड पे सवाल आ जाएगा, बहुत समस्या आ सकती है। सो ये अपने आप में एक ब्लैंकेटिंग ऑफ ऑयल जो है वो इशू क्रिएट कर सकता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मतलब इनडायरेक्टली वही बात है कि आप आवास पूरा ही जो है उसका विनाश हो रहा है वहाँ पर, चाहे आप वेटलैंड, कोरल रीफ्स के साथ समझ, मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो एक तो कोरल रीफ का ज़रूर मेंशन कर देना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस पे वो डिपेंडेंट भी है और फोटोसिंथेसिस को लेकर फिर समस्याएं उतनी उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अपने लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हैं यार, ठीक है, दीर्घकालिक इफेक्ट भी रहेंगे। तो एक एंड में लिखें इसको, स्टार्टिंग में ना लिखें, मतलब लंबे समय पे आप लिखेंगे तो क्या होगा कि एक आंसर को एंड की तरफ आप ले भी जा रहे हो कि ऐसा नहीं कि अभी भी हैं, आगे भी ऐसे इम्पैक्ट आ सकते हैं। ये बाय द वे पूरा आप रीड कर सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी नीचे लिंक में, है ना। अब ऑयल पोल्यूशन की बात यदि हम लोग करें तो इंडिया के रिस्पेक्ट में भी आपको दो हेडिंग दिखानी थी इसमें, कि एक तो वो हो जाएगा और दूसरी हेडिंग अपनी इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो अब हमें मालूम है कि भारत को किस तरह से तेल प्रदूषण और उससे क्या हानि होगी। तो भारत में हमें मालूम है कि वाटर से रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिसमें फिशेज़ हैं या फिशरीज़ वगैरह के बारे में बात करें तो उसमें तीसरे प्रोडक्शन में आ रहा है हम लोग, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एक्वाकल्चर ग्लोबली। तो ये एक बेहतर स्थिति को दिखाता है, इंडिया की बड़ा योगदान को दिखाता है। लेकिन इसमें फिर हम बताएंगे कि डिपेंडेंसी भी बहुत है, लोगों का जीवन निर्वाह इससे चल रहा है, बहुत सारी मार्जिनल वल्नरेबल कम्युनिटीज़ इस पर डिपेंडेंट है। अब यही सब चीज़ यदि, ये सब अपन ने पहले तो इम्पोर्टेंस बता दिया, अब यही सब चीज़ यदि ऑयल में कवर्ड हो गई, ऑयल में समस्या आ गई, तो इन सब चीज़ों पे खतरा आ जाएगा, फिशरमैन से लेके कोस्टल रीजन्स पे लेके वेजिटेशन को लेकर, ठीक है, इरोजनल पैटर्न को, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर ऐसे इशूज़ देखने को मिलेंगे। तो भारत की बात जब मैं कहूँ आपसे, तो प्लीज़ सबसे पहले आप पहले तो बताना कि इंडिया कितना डिपेंडेंट है इस चीज़ पे, और फिर आप उसका इशू बताना, ठीक है। जैसे चेन्नई ऑयल स्पिल का आप एग्जांपल दे सकते हो, मरीन टर्टल्स बड़ी मात्रा में यहाँ पर इनका नुकसान हो गया। सो एक प्रॉपर हमारे देश में एक इसका भी एक प्रॉपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत जो है एक बढ़िया से मैकेनिज़्म होना चाहिए ताकि चीज़ें थोड़ी और संभल पाएँ, ठीक है। कंक्लूजन में आप ज़रूर डेफिनेटली बात करें कि हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स फोर्स होनी चाहिए, ठीक है, जो कि तुरंत ये सब चीज़ों पे काम कर पाए, ठीक है। हमने कोस्टल रेगुलेशन जोन और ये बहुत सारी चीज़ें बना दी, लेकिन ये वो चीज़ें जिसमें क्विक एक्शन लगता है, तो क्विक एक्शन के लिए हमें ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस आंसर को इस तरह से आप लोग लिख सकते थे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज़ रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड। ये निश्चित ही था कि 1-2 साल में सवाल आना ही था, ई व्हीकल ई व्हीकल ई व्हीकल। ऐसा नहीं लगता एक आध सवाल आपको खुद भी एहसास हो जाएगा इस बार कि जो चीज़ खूब चल रही है न्यूज़ में या खूब ज़्यादा बनी रहती है, कुछ ना कुछ उसमें रिलेटेड आसपास न्यूज़ में आ ही जाता है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है कार्बन एमिशन में किस तरह से मदद कर रहे हैं, और उसका कंपैरिजन भी थोड़ा सा पूछ रहा है वो। मतलब एक आंसर के जब कोई देखेगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो वो एक्सपेक्ट करता है आपसे कि कुछ कंपैरिजन वाले मतलब डायग्राम बना हो, उसमें कोई एक टेबल बना हो जिसमें कंपैरिजन हो रखा हो। ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब सबसे पहले तो हम बता देंगे इसमें कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में बहुत मदद आ रही है, और इलेक्ट्रिक मार्केट बहुत बड़ा है, और ये सारी बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि कैसे कार्बन एमिशन में रोकेगा। तो सीधी सी कहानी, पेट्रोकेमिकल्स की मांग खत्म हो गई। पेट्रोलियम जब खत्म हो जाएगा तो एक ट्रांजिशन आ जाएगा कि लोग इलेक्ट्रिक की तरफ जाएंगे, सीधी बात है। फिर इसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ावा जो है आपको देखने को मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग जब काम करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली डिमांड वैसी क्रिएट हो गई। तो साथ में कोई पाइपलाइन एमिशन की कहानी नहीं, कुछ नहीं, कि मतलब ओवरऑल जो है लंबे स्तर पर आप देखो कि जो इंजन हमारे कंबशन इंजन चले आ रहे थे तो वो फिर धुआं छोड़ रहे हैं, फिर वो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। ठीक है, ओवरऑल जो हमारे ग्रिड्स हैं बिजली वगैरह के, ये सब इन पे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको एक तरह से हम कहें तो ओवरऑल जब हमारा एमिशन कम हो जाएगा तो फिर हम लोग बाकी चीज़ों में भी मतलब हम लोगों का विस्तार होगा कि हम नॉर्मल हमारी जो बिजली है उसको भी हम लोग जो है कोयले से हम शिफ्ट करके रिन्यूएबल की तरफ लेकर जाएंगे। इट मीन्स दैट कि ओवरऑल हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कर रहे हैं उसका भी हम देखेंगे कि वो कहाँ से आ रही है। देखो लॉजिक समझो, आज आप कोई एक व्हीकल चला रहे हो, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसको चार्ज करोगे आप, लेकिन वो चार्ज करने वाली बिजली भी यदि कोयले से बन के आ रही तो आप प्रैक्टिकली कार्बनाइजिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। मतलब ये फिर आपको मोटिवेट करेगी कि नहीं, हमें बेसिक जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो भी कार्बन से, मतलब कोयले से ना आए, कार्बन एमिशन में ना हो, वो भी ग्रीन एनर्जी से आए। ऐसा साथ में हमें एफिशिएंसी पे भी जो है बढ़ावा हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एफिशिएंसी इसलिए, अब एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आज भले ही सोलर लाइट आ रही है, वो सोलर से हमने सोलर रूफ टॉप लगवा लिया। अब हमें मालूम है बिजली कैसे बन रही है, कितना इंपॉर्टेंस, मतलब कितने मतलब वैसे बन रही है, स्थिति आपको समझ में आ रही है। अब आप लाइट वही पुराना यूज़ कर रहे हो, ऐसा लाइट जो पीला वाला नहीं आता था, बड़े वॉट वाला सूर्या बल्ब लो, अब उनको फिर धीरे से एलईडी पे आना पड़ा ना। तो एलईडी क्या है, ये एफिशिएंसी को दर्शाता है कि बिजली जो है जिस तरह से बड़ी मुश्किल से मिल रही है उसका यूज़ भी बहुत बेहतर तरीके से हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि इसका कंपैरिजन बहुत ज़रूरी, कंपैरिजन होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स बात करें यदि, तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल और ट्रेडिशनल व्हीकल दो कंपैरिजन में यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। एस्पेक्ट भी दिखाओ कि मैं किस बारे में, इससे क्या होगा ये वाले कॉलम से कि वो आंसर जब चेक करेगा ना तो उसके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, भाई पढ़ा किसके बारे में बातें चल रही। तो ये मेंटेनेंस के बारे में बात कर लो तो कंपैरेटिवली कम मेंटेनेंस रहता है, इधर ज़्यादा रहता है। रनिंग कॉस्ट के बारे में बात करेंगे आप तो कम रहेगा, सस्ता रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से आप कार्बन फुटप्रिंट का एस्पेक्ट बता सकते हैं, सेफ्टी सुरक्षा की बात कर सकते हैं, टैक्स फाइनेंशियल बेनिफिट अपने आप में बहुत सारी सरकार जो है इस चीज़ में आगे आ रही हैं, इन्वायरमेंटल बेनिफिट है। तो ऐसे 4-5 आप लोग बता सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर आप अपने फाइनल कंक्लूजन पे आएँ कि भाई ओवरऑल जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए सारी चीज़ें आई हैं। इसके साथ साथ यदि हम लोग नॉर्मली बात करें तो पेट्रोल डीजल वाली व्हीकल से यदि हम लोग जाएंगे तो हम ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग के जो हमारे मतलब कम करने के जो टारगेट्स हैं, पेरिस एग्रीमेंट वगैरह को थोड़ा सा डाल दीजिए इसमें। तो इस तरह से ओवरऑल घुमा फिरा के आप चीज़ों को एट द एंड इस दिशा में लेके जाना है कि ये बेनिफिट कर रही हैं चीज़ें। ठीक है, इस तरह से लेके जाना है। ओके, बाकी ये सारी स्लाइड आप आराम से पढ़ लीजिएगा, हम ज़्यादा इस वीडियो को और भी लंबा नहीं करेंगे, डोंट वरी। अगला सवाल, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। लोग प्रीलिम्स के लेवल पे चीज़ें पढ़ लेते हैं, 1-2 स्कीम भी पढ़ ली, लेकिन बहुत गजब का सवाल था ये। अब मैंने इसमें क्या किया है, जो हम नॉर्मल कोई लर्नर जो लिखेगा वो लिख दिया है, लेकिन मैं जब समझाऊंगा तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को किस दिशा में ले जाया जा सकता था। ठीक है, कि अभी तो सबसे पहले नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में हमें बताना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस पर कॉमेंट करना है कि भाई क्या ज़रूरत थी, क्या क्यों लाया गया, ये सारी चीज़ें बेसिक। उसके बाद में कुछ वेटलैंड्स के जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हैं उसके बारे में आपको कुछ नाम लिखने हैं। ठीक है, अब वेटलैंड के बारे में हम बात करेंगे, पहले भी आ चुका है रामसर वाइज, उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट पूछा था
कि कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल भी पूछे थे उन्होंने। अब पहले तो हमने योजना बता दी किसके द्वारा, एनवायरनमेंट के द्वारा लाई गई, और हमारे जो आर्द्र भूमि वेटलैंड है उसका डिट्रॉयशन हो रहा था, और इसके लिए लेकर आए, और टोटल इतने हमने आइडेंटिफाई किए थे, ये नंबर वगैरह, और ये 2 बेसिक चीज़ जो होती है वो हम लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे कि इस स्कीम को क्यों लेकर आए, क्या रीज़न था। तो सीधी सी बात है, कंजर्वेशन करना, मैनेजमेंट करना, मॉनिटरिंग करना, उसका प्रॉपर एक इन्वेंट्री बन जाएगी, भारत में कौन से इंपॉर्टेंस हैं वो भी पता लग जाएगा। फिर इसको हमें एडॉप्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो सीधी सी कहानी, हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा वेटलैंड का एक नेटवर्क है, उसका कंजर्वेशन, फिर ये ग्लोबल वार्मिंग समस्या बनी आ रही है, ऐसा ना हो कि आगे जाके सब कुछ स्थिति इनकी गड़बड़ा जाए। 1-2 बार न्यूज़पेपर में भी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे कोई अतिक्रमण हो रहा हो, कोई उद्योग वहाँ स्थापित हो रहा हो, इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही हो, सॉलिड वेस्ट डंप हो रहा हो, ये सारी समस्याएं बढ़ रही थी सर। तो इनके चलते हमने जो है फिर क्या करा कि ओवरऑल एक इस तरह का प्रोग्राम लागू कर दिया गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इससे इश्यूज़ विद द इम्प्लीमेंटेशन की क्या है, मतलब थोड़े बहुत इशू भी आप लिख सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट का कई बार रोल कम रहता है, डाटा उतना बेहतर नहीं मिल पाता, रिसर्च डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, फंड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, तो ये भी 1-2 लाइन आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बात थी ना कि जो है रामसार कन्वेंशन, रामसार साइट के बारे में आप लिख कर और जो एग्जाम्पल देने वाली बात थी, आपको सर यहाँ मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैप लिख दो, बढ़िया से मैप बना के जो है आप प्रॉपर चीज़ें जो है सिस्टमेटिकली यहाँ पर बता सकते थे। नहीं कुछ तो एटलीस्ट दक्षिण भारत के, अब लास्ट ईयर आज़ादी के 75 वर्ष में काफ़ी तमिलनाडु में ऐड हुए थे, तो ऐड होना तमिलनाडु में रामसार साइट, इसका एग्जांपल आप दे सकते थे कि एक ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग स्टेट को दिखाता है। और क्योंकि बहुत कॉमन तो सभी लिखेंगे, लेकिन आप लिखिए ना, पल्लीकरनी लिखिए, ठीक है, उसके बाद में आप कुंथनकुलम लिखिए, वेम्बनूर लिखिए, वदवूर लिखिए, ऐसे भी लिखिए आप कुछ, फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ लिखिए, तो जिनका इंपॉर्टेंस हो, कुछ स्पीशीज़ के साथ लिखो इसको कि यहाँ पर ये स्पीशीज़ जो है संरक्षित की जाती है, यहाँ पर जो है देवलाली मिनऊ है, यहाँ पे जो है वल्चर्स का जो है ध्यान रखा जाता है, उसके बाद में जो स्पून बिल्ड सैंड पाइपर बर्ड है, जो सोशेबल लॉपविंग बर्ड है, उनका ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे आप लोग बताइए कुछ यूनिक फीचर, लाइक कवर ताल, कवर झील का एग्जांपल दे सकते हो जो ऑक्सबो लेक से बने, इस तरह से, ठीक है। बाकी तो फिर आप थोड़ा बहुत कंक्लूजन में वेटलैंड क्या है, किडनीज ऑफ द अर्थ कहते हैं हम लोग, और फिर इस तरह की स्थिति के साथ मतलब आप लोग अपने आंसर को एंड कर सकते हैं, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस के साथ बताना। फिर एनवायरनमेंट मंत्रालय ने मतलब नॉर्मली देखें तो 2017 में रूल्स भी बनाए गए हैं, वेटलैंड कंजर्वेशन रूल, और उसके साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के साथ, ताकि इन सब चीज़ों का प्रॉपर और कंजर्वेशन हो सके। और साथ में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ऐसी चीज़ों में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो है एक अमृत धरोहर योजना जो है, कंजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रामसार साइट्स इन इंडिया, जिसमें जन भागीदारी के साथ इसका आप अमृत धरोहर योजना का भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। सो होप कि आपको चीज़ें, मतलब देखो आप कंटेंट तो क्या है, मैं ऐसा भी ला दूं कि जो है पहली बार ही देखो आप, पर प्रॉब्लम क्या है कि मैंने सच क्या बोला आपको, 7 से 8 मिनट में क्या क्या लिखोगे आप, तो उतने एस्पेक्ट्स भी बस अपने को पता लग जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आईपीसीसी का कि जो है ग्लोबल सी राइज के बारे में बात करी है, तो उसमें इंडिया में क्या इम्पेक्ट आएगा, मतलब ये वो खुला सवाल है कि आप जितना इसमें बेहतर लिख पाओ। ऐसे कुछ PYQs पहले और आ चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अभी तो पेपर 1 में भी इस साल देखा गया था, एक तो सीधा ही सवाल पूछ लिया था उन्होंने, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर अक्सर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब इस बात को थोड़ा सा आप सीधी सी बात कहें, समुद्र की बात कर रहा है, देख लो फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। सी लेवल राइज की बात कर रहा है, मतलब कोस्टल रीजन के इश्यूज अपने को ज़्यादातर बताने हैं, ठीक है। अब इस बात को आप थोड़ा सा ऐसा बता सकते हैं कि सी लेवल राइज हो रहा है, और स्पेशली बात करें यदि हम लोग तो जो वहाँ के एक लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारे कोस्टल रीजन में रहती है, और जो आईपीसीसी की 6 असेसमेंट रिपोर्ट थे उन्होंने भी पहले वार्न किया था कि काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर मीटर्स में जो है जल स्तर बढ़ेगा, मुंबई जैसे शहर जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या में आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो फिर बॉडी में आप लोग लिखोगे कि इंडिया के साथ और अलग दूसरे देश, स्पेशली पैसिफिक ओशन के जो आइलैंड्स हैं उनके साथ बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट आने वाला है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, कोस्टल इरोजन का पॉइंट लिख सकते हो, मैंग्रोव्स का जो डिस्ट्रक्शंस है, वेटलैंड के जो डिस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, कोरल रीफ्स के साथ इश्यूज बन सकते हैं, ठीक है, स्पीशीज़ के जो हैबिटेट है उनमें एक सब वो आएगा, दिक्कत आ सकती है, कोरल ब्लीचिंग वगैरह की जो कहानी है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
अब लेकिन इसके अलग अलग इम्पैक्ट वैसे भी आप बना सकते थे आंसर कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। तो भाई सीधी सी कहानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज सबसे पहले तो, क्योंकि जब जल स्तर बढ़ेगा तो इतना पोर्ट्स वगैरह सब बने हुए हैं हमारे पास, एयरपोर्ट्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स बने, उनका क्या होगा। लोगों का आजीविका जो चली आ रही है, ठीक है, मतलब एक रिपोर्ट है नेशनल असेसमेंट ऑफ शोरलाइन चेंजेस अलोंग द इंडियन कोस्ट को लेकर, उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि काफ़ी बड़े स्तर पर जो फिशरमैन हैं उनका आजीविका जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा सवाल आने वाला है। तो एक अपने आप में इस चीज़ से आप और प्रूव कर सकते हो इस बात को, ठीक है। कोस्टल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, टूरिज़्म के साथ, वो उस पर एक प्रभाव आपको सीधा देखने को मिलेगा। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप कह सकते हो कि भाई जो उस रीजन में रह रहे हैं उनके साथ एक तरह से आप कह सकते हो कि बार बार जो है ये ओवरऑल पॉपुलेशन, या एक तरह से आप कह सकते हो कि जो प्रॉस्पेरिटी है उस पर एक सवाल आएगा, ठीक है। उसके बाद में तूफ़ान वगैरह, हरिकेन्स, कुछ ना कुछ तो मतलब साइक्लोनिक सिस्टम, ये कोई ना कोई तो मतलब वहाँ पर इम्पेक्ट करते ही रहता है। तो सीधी सी कहानी है, इंडिया के साथ ग्लोबल इश्यूज़ भी बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और फिर वही चीज़ है कि लोग फिर माइग्रेट करेंगे, माइग्रेशन बढ़ेगा, यहाँ वहाँ से दूसरे लोग आएंगे, तो वो एक अपने आप में रिसोर्स पे प्रेशर डालने वाली बात हो गई। फिर भारत में ऐसा कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे पास एक राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र है, मतलब सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट सेंटर मिलेगा हमारे पास, ठीक है, जो कि टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के लिए, कि किस तरह से हम लोग नियंत्रण करें इन सब चीज़ों का। कोस्टल रेगुलेशन जोन्स की जो है रेगुलेशंस बने हुए हैं कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को रोक सके, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हीं पे फिर सीधा इम्पैक्ट आता है, ठीक है। साथ ही साथ कोस्टल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हमारे पास अवेलेबल है कि ओवरऑल कैसे मैनेजमेंट करना है, टाइडल करंट, शोर लाइन, विंड्स, रेनफॉल, इन सारी चीज़ों पे जो है हम लोग बात कर सकते हैं। तो कोस्टल मैनेजमेंट की बात कर लो, कोस्टल रेगुलेशन नोटिफिकेशन की बात कर लो, सेंटर फॉर सस्टेनेबल, इनके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर सेंट्रलाइज डेटा सेंटर है। तो ये चीज़ों से आप चीज़ों को समझ में आ जाएगी। अब ये एक एविडेंस के साथ आप कंक्लूड करिए कि भाई सही बात है, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है आए दिन। अब वो जावा का एक एग्जांपल ले सकते थे, तो ऐसा कोई बड़ा दिन नहीं है कि मतलब बड़ी बात नहीं कि इंडिया की भी चीज़ें इस तरह से डूबने लगे। तो उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देते हुए गवर्नमेंट को जो है एक कोस्टल अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज़ लाने की ज़रूरत है, ठीक है। एमिशंस को रोकें, क्लाइमेट चेंज को रोकें, इसके जो बेसिक रूट है उस पर काम करें। इस तरह से आप चीज़ों को एंड कर सकते हो। तो ऐसे 5 क्वेश्चन थे, होप कि आपको चीज़ें समझ आई गई होंगी यार। ये 9 मंथ का जो बैच है जिसमें आप मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं, साथ में इस बार का प्रीलिम्स भी आपका कवर हो जाएगा। डेफिनेटली इसको आप लोग एनरोल करें जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन की लिंक नीचे है, कोड मेरा सबको पता है SGYT10, इसका आप इस्तेमाल करें जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है। और प्रॉपर इसमें जो है CSET भी आपका हो जाएगा, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ सकते हैं, और 3 महीने का एडिशनल बेनिफिट भी है उसमें। और इस टेस्ट को तो क्यों ही आप छोड़ेंगे। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट 24 सितंबर को हो रहा है। 3000 से ज़्यादा जो है आपको इसमें मतलब फ्री प्रीपेड रिचार्ज भी मिल रहा है, और अलग अलग प्राइसेस भी हैं। इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, और SGYT10 पर मेरी इमेज के नीचे आपको कोड दिख रहा होगा, उसको आप यूज़ करें। और एक्सटेंशन इस समय आप ऑफ़र चल रहा है कि यदि आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें आपको डेफिनेटली एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है कोड SGYT10 यूज़ करने पे, ठीक है। SGYT10 मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।